स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर हमने किए शुरुआत के। चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व, जिसको हिंदी के अंदर तटस्थता वक्र बोलते हैं। और इसके साथ ही इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े हैं, जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने स्टडी करी थी, उससे भी थोड़ा इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ पर अभी बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं लिखना। कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी समझाने की, बिकॉज़ आज मौसम बार थोड़ा ख़राब है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, और अगर लाइट चली गई तो फिर मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। उसकी वजह है अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। तो वही जो आज का टॉपिक है वो बोर्ड के बीचों बीच में लिख देता हूँ, जिसका नाम है तटस्थता वक्र। क्या बोलते हैं इसको? तटस्थता वक्र। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए, आधुनिक जो अर्थशास्त्रीय इस तटस्थता वक्र जो है, इसकी हम भूमिका समझते हैं, इसका हम आधार समझते हैं, इसका हम बेस समझते हैं। तो बेस की स्टार्टिंग करता हूँ मैं, वो ये है कि आधुनिक जो अर्थशास्त्री है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों, आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है, क्या मानना है? आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता को, किसको? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है। उपयोगिता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसीलिए एक उपभोक्ता मतलब कस्टमर, एक उपभोक्ता उपयोगिता का माप नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब तटस्थता वक्र का जो आधार है वो ये है, जो आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि उपयोगिता है ना, वो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिसे कोई भी सामान्य उपभोक्ता किसी वस्तु से उसे कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको माप नहीं सकता, खास करके उसको अंकों में तो माप नहीं सकता। यानी कि ये आपके सुना लग रहा होगा, यानी कि मैं सीधी सी जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, वो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, क्रमवाचक विश्लेषण की। याद है? क्रमवाचक विश्लेषण याद है, जिसको क्या इंग्लिश में बोलते थे? ऑर्डिनल एनालिसिस। शुरू के लेक्चर के अंदर ही बताया था मैंने आपको, याद है ना बेटा? हाँ सर, बिल्कुल याद है। एक होता था गणनावाचक विश्लेषण, जिसके अंदर उपभोक्ता उपयोगिता का माप अंकों में कर सकता था। यह है क्रमवाचक विश्लेषण, जिसके अंदर उपभोक्ता उपयोगिता को अंकों में माप नहीं सकता, उसका माप नहीं कर सकता, और आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यही मानना है। इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक विश्लेषण को नकार दिया।
आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, गणनावाचक विश्लेषण को नकार दिया, यानी कि कार्डिनल एनालिसिस को अपनाने से मना कर दिया। उनके अनुसार एक उपभोक्ता किसी वस्तु से उससे कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है उसे माप नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक उपयोगिता प्रत्येक उपभोक्ता के लिए प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, समय समय पर भी अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक उपयोगिता प्रत्येक उपभोक्ता के लिए प्रत्येक स्थान प्रत्येक समय पर भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए उपभोक्ता एक उपयोगिता का सही से माप कर पाएगा, यह आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात को नकार देते हैं और इसी को बोलते हैं क्रमवाचक विश्लेषण, कार्डिनल एनालिसिस। दोस्तों, कार्डिनल एनालिसिस जो है, आप मुझे ये बताइए कार्डिनल एनालिसिस है क्या? सर ये तो हमें पता है, उपभोक्ता के व्यवहार को समझने, उपभोक्ता के बिहेवियर को समझने का एक विश्लेषण का तरीका है। तो उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के दो तरीके थे, एक गणनावाचक विश्लेषण, एक क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण हमने किया जिसके अंदर एक उपभोक्ता किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को माप सकता है, अंकों में माप सकता है। उसके अंदर हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता पढ़ी, फिर उसके अंदर हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ा, उसके बाद हमने उसके अंदर सम सीमांत उपयोगिता नियम भी पढ़ा। अब ये गणनावाचक विश्लेषण था जो मैंने अभी तक आपको बताया। आज के लेक्चर के अंदर अपना चल रहा है कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस यानी कि क्रमवाचक विश्लेषण। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। जो गणनावाचक विश्लेषण था, कार्डिनल एनालिसिस था, उसके अंदर हम उपयोगिता को अंकों में माप सकते हैं, अर्थात हम उपयोगिता को, जो मैं बोल रहा हूं बेटा शब्दों पे ध्यान देना, क्रमवाचक गणनावाचक विश्लेषण कार्डिनल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, वो मानता है कि हम उपयोगिता को, उपभोक्ता को किसी वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको अंकों में मापा जा सकता है, यानी कि उसकी गणना की जा सकती है, इसीलिए उसका नाम था गणनावाचक विश्लेषण। सर यहाँ पर है, आपने लिखा है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, लेकिन चलो नहीं मापा जा सकता, लेकिन इसको क्रमवाचक विश्लेषण क्यों बोलते हैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो हमारा तटस्थता वक्र है और जो हमारा ये विश्लेषण है ये बोलता है, क्रमवाचक विश्लेषण क्या बोलता है कि एक उपभोक्ता उपयोगिता का माप नहीं कर सकता, ओके, परंतु विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अनुसार वस्तुओं को बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, कोटि प्रदान की जा सकती है। अब मैं यहां बताता हूं आपको कोटि का मतलब। कोटि का मतलब होता है बेटा, कोटि का मतलब होता है रैंक यानी कि क्रम, रैंक देना, क्रम ऑर्डर में जमाना। तो हमारा क्रमवाचक विश्लेषण ये बोलता है कि एक उपभोक्ता उपयोगिता का माप नहीं कर सकता। सर आपने इतनी बार बता दिया, हमें याद हो गया, परंतु उसके साथ ही क्रमवाचक विश्लेषण बोलता है कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का माप तो नहीं पता किया जा सकता, परंतु किस वस्तु से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है और किस वस्तु से कम उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इस आधार पे उन वस्तुओं को रैंक देकर क्रम से जमाया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है क्रमवाचक विश्लेषण। क्रम से कैसे सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल या वस्तुएं लेते हैं, जैसे आइसक्रीम, जैसे सेब, जैसे एप्पल, बनाना, ठीक है, ऐसे 4-5 अपन खाने की चीज़ें ले लेते हैं। अब उनसे उपयोगिता किस चीज़ से ज़्यादा प्राप्त होगी, किससे कम प्राप्त होगी, यह पता किया जा सकता है। हाँ,
किसी से अगर ज़्यादा प्राप्त होगी तो कितनी होगी ये नहीं किया जा सकता। क्रमवाचक विश्लेषण क्या बोलता है? ऑर्डिनल एनालिसिस ये बोलता है किसी वस्तु से, जैसे 4 वस्तुएं हैं अपने पास ए, बी, सी और डी, ये कभी नहीं बताएगा कि यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, इससे उपयोगिता कितनी मिली पता नहीं, इससे कितनी मिली पता नहीं, इससे कितनी मिली पता नहीं, इससे कितनी मिली वो पता नहीं। ये वस्तुएं हैं, यानी कि इन वस्तुओं से उपयोगिता कितनी मिलती है ये क्रमवाचक विश्लेषण नहीं बताता, लेकिन क्रमवाचक विश्लेषण एक चीज बताता है और वो ये बताता है कि ए, बी, सी, डी इन 4 वस्तुओं में सबसे ज्यादा उपयोगिता किससे मिलती है, कितनी मिलती है वो नहीं पता, लेकिन किससे ज्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बी से ज्यादा मिलती है तो ये रैंक फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद में डी से ज़्यादा मिलती है तो ये 2, फिर ए से तो ये 3 और फिर सी से तो ये 4, यानी कि इनको क्रम में जमाना है तो सबसे पहले ज़्यादा उपयोगिता किसकी है? हमारी ज़्यादा उपयोगिता 1 नंबर बी की, तो बी पहले आएगा। फिर किसकी है? सेकंड नंबर डी की, तो डी उसके बाद आएगा। फिर किसकी है? ए की, तो ए, और फिर किसकी है? सी की, तो सी। तो ये 1 2 3 4 क्रम से जमा दिया। बी वस्तु से सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है, उसके बाद डी का नंबर आता है, उसके बाद ए का, उसके बाद सी का। इनको क्रम से जमाया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है क्रमवाचक विश्लेषण। ओके सर, हमें समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे तटस्थता वक्र के बारे में, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ठीक है सर, आप इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताइए। थोड़ा सा कंप्यूटर की हेल्प ले कि नहीं ले? वैसे कुछ गैजेट्स है जो आने वाले हैं, वो आ जाए ना बेटा, मिल नहीं रहे हैं, क्या करें? ऑनलाइन जो है वो सामान सारा का सारा ख़त्म हो चुका है, क्या करें? लेकिन ठीक है, अभी तो ऐसे बोर्ड पे चलाते हैं। वैसे बोर्ड पे भी अच्छा ही है, समझ में आ रहा है आपको सब। बस वीडियो क्वालिटी कैसी है? अगर अच्छी है, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके सर, हाँ, हम आते हैं यहाँ पर डस्टर ये रहा तटस्थता वक्र के ऊपर। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल को जो मैंने बताया। तटस्थता वक्र पर आते हैं और तटस्थता वक्र के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तटस्थता वक्र जो है ये उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को ग्राफ से समझाता है। ये क्या करता है? उपभोक्ताओं तटस्थता वक्र जो है वो उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को ग्राफ से समझाता है। मैंने बोला ना समझाता है। सर प्राथमिकता कैसे? मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले क्रम किसका आ रहा है, सबसे जिससे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है वो प्राथमिक वस्तु हो गई। फिर उसके बाद उपभोक्ता के लिए प्राथमिकता जो है उसको ये तटस्थता वक्र बताता है और प्राथमिकताओं को बताता है। इसका मतलब तटस्थता वक्र किसके ऊपर आधारित है? क्रमवाचक विश्लेषण, ऑर्डिनल एनालिसिस के ऊपर आधारित है। इसके अलावा तटस्थता वक्र और क्या करता है वो भी बता देता हूँ। इसके अलावा आपका तटस्थता वक्र की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न दो वस्तुओं के, जैसे ए और बी प्रोडक्ट है तो उन 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है, जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करें। मतलब
ये तो पता कर दिया कि उपभोक्ता कौन सी चीज़ को प्राथमिकता देगा, फिर सेकंड नंबर किसको देगा, फिर थर्ड किसको देगा, लेकिन उनका संयोग कैसे बनाए, मतलब फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जिससे मिल रही है जिस वस्तु से, वहाँ उसको यूज़ करें, उसके साथ दूसरी कौन सी वस्तु यूज़ करें, उनके संयोग को भी तटस्थता वक्र बताता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने बताई आपको तटस्थता वक्र के बारे में, ये थी आपकी फर्स्ट, ये थी इसकी सेकंड, और ये तो पूरा इसका आधार है, बेस है, ये तो इंपॉर्टेंट है। तटस्थता वक्र पूरा क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित है, और क्रमवाचक विश्लेषण क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके अलावा एक तटस्थता वक्र बनाने के लिए आपको अनुसूची चाहिए होती है, तटस्थता अनुसूची होनी चाहिए। तटस्थता वक्र बनाने के लिए थर्ड चीज़ जो चाहिए वो चाहिए आपको, क्या चाहिए, तटस्थता वक्र के लिए विभिन्न जो संयोग हैं उनकी अनुसूची चाहिए होती है ना। तो तटस्थता वक्र बनाने के लिए, तटस्थता वक्र बनाने के लिए तटस्थता अनुसूची की आवश्यकता होती है, ओके बेटा। तो ये आपके 3 पॉइंट थे, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र के बारे में, और तटस्थता वक्र क्या होता है, इसमें कौन सा विश्लेषण होता है, वो सब चीज़ें आज मैंने आज के लेक्चर के अंदर आपको बताई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये तटस्थता अनुसूची जो है, ये जो मैंने लिखा ना, ये तटस्थता अनुसूची, ये मैं लेके आऊँगा और उससे आपको इंडिफरेंस कर्व बना के बताऊँगा कि ये क्या होते हैं। उसको लेंगे अपन बहुत बड़े एक एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों ये थ्योरी थी, लेकिन अगर ये थ्योरी आपको प्रैक्टिकली समझ में आई है, क्योंकि आगे जो कर्व बनाएंगे तो प्रैक्टिकल होंगे, वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर ये भी बहुत आसानी से समझ में आए हैं तो फटाफट शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या किसमें और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो अपना सजेशन भी ज़रूर दें, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है, आप हैं तभी ये चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।